हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आज है संडे, तो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है इंडिया जो है वो क्लाइमेट जो टारगेट है इंडिया के उसको थोड़ा एक्सीड्स करना चाहता है। अब यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया जो है वो अपने टारगेट्स को कमिटेड करने के लिए जो कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर इंडिया ने टारगेट रखे थे उनको तो कमिटेड है ही, साथ ही साथ जो इंडिया है वो और आगे अपने टारगेट को एनहेंस करना चाहता है। ऐसा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लाइमेट एक्शन समिट में बोला, जो कि एक वर्चुअल समिट थी जिसमें कि 190 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने कमिट किया है, जो कि एक ऑनलाइन इवेंट था। और ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो कि 2016 में साइन हुआ था, उसके बाद जो उसको 5 इयर्स होने वाले हैं और जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, तो उसके ऊपर ये समिट हुई थी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना जो एड्रेस है उसमें अपनी बात रखी और बात रखते हुए बोली उन्होंने कि जो एमिशन इंटेंसिटी है वो 21% जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा 2005 के लेवल से। एंड साथ में जो इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी है, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, उसको 36 गीगावाट तक इंक्रीज़ किया जा चुका है 2020 तक। साथ में इंडिया ने बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है 175 गीगावाट्स तक, जो कि 2022 में इंडिया अचीव करने वाला है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। दूसरा, जो इंडिया जो है उसने सोलर अलायंस में भी पायोनियर किया है, मतलब वो फ्रांस के साथ एक फाउंडिंग मेंबर है। साथ में जो डिज़ास्टर रिलीफ है उसमें भी इंडिया ने जो है वो काम किया। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि 2047 में इंडिया के जो आज़ादी के 100 ईयर्स हो जाएंगे, तो उसके लिए इंडिया को और भी एम्बिशियस टारगेट रखना चाहिए, जिससे कि आने वाली जनरेशन है उसके लिए वो एक तरह से क्रेडिबल बन सकें। ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इस आर्टिकल का क्रक्स है वो है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। तो एक बार पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को नोट्स के साथ देख लेते हैं कि आखिर जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है उसमें ऐसे क्या फैक्ट्स हैं। तो जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है उसको COP21 भी बोला जाता है। अब बात की जाए जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, एक ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर साइन किया गया, जो कि रिड्यूस मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन को करने के लिए किया गया था, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो कम से कम हो। अब ये एग्रीमेंट कब साइन किया गया? ये एग्रीमेंट साइन किया गया 22 अप्रैल 2016 को। अब इसमें 195 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने साइन किया। उसके बाद 2020 में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अनाउंस किया कि वो नवंबर 2020 तक इससे जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब इसके जो गोल हैं वो कुछ उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला गोल है वो है कि ग्लोबल टेम्परेचर को जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, और भी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है कि ऐसा एफर्ट लगाना है कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ पाए। अब यहाँ पे आखिर उनका ये एम क्यों है? बिकॉज जो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे कि मालदीव की बात की जाए तो मालदीव का कुछ हिस्सा आने वाले टाइम में वाटर में जो है वो ड्रॉन हो जाएगा, डूब जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर राइज होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट सी का वाटर लेवल बढ़ता है और उससे कि कुछ 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 ऐसी कोस्टल कंट्रीज़ हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकती हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो कुछ ऐसी डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनको डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए, उनको फाइनेंस करना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है, जो एग्रीमेंट है वो बात करता है 20-20-20 टारगेट। इट मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको 20% रिड्यूस करना। दूसरा, जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो मार्केट शेयर है उसको 20% तक लेके आना, और दूसरी तरफ एनर्जी एफिशिएंसी को 20% तक बढ़ाना। इट मीन्स दैट जो एनर्जी वेस्ट चली जाती है उस एनर्जी को कैसे भी करके एफिशिएंट बनाना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है उसका प्रॉपर जो यूज़ है वो हो सके। और दूसरी तरफ जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसमें हर एक कंट्री के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो कुछ अपना एक टारगेट रहे। वो टारगेट जो है वो लीगली बाइंड नहीं है, बट वो एक टारगेट जो है
हर एक कंट्री को बनाना होगा कि वो आखिर किस तरह का एमिशन टारगेट जो है, डिफरेंट ये टारगेट्स जो 2020 टारगेट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए कंट्री अपने स्तर पे क्या कर रही है। तो जब कंट्री इस तरह से बनाएगी और हर 5 ईयर्स में उसको रिवाइज़ करेगी तो आने वाले टाइम में ये जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। और दूसरी तरफ मिटिगेशन आउटकम को इंटरनेशनली ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है कार्बन ट्रेडिंग और अकाउंटिंग के बेसिस पे। इसका मतलब है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है, उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया है और ओवर अचीवर है, तो वो अंडर अचीवर कंट्री को कार्बन ट्रेडिंग के बेसिस पे वो अपना जो पर्टिकुलर टारगेट है वो सेल भी कर सकती है। दूसरी तरफ बात की जाए, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनने कमिट किया है कि वो 100 बिलियन एक साल में जो है 100 बिलियन आ ईयर प्रोवाइड करेंगी फाइनेंशियल और टेक्निकल जो एड है ऐसी कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो अपने टारगेट्स जो हैं वो पूरे नहीं कर पाए हैं, जिनके जो टारगेट्स हैं वो पूरी तरह से अचीव नहीं हो पाए हैं। उन ऐसी कंट्रीज़ को हेल्प की जाएगी जिससे कि उनके जो एमिशन टारगेट्स हैं वो कैसे भी करके पूरे हो सकें। ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पेज पे वही फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है जो उड़ीसा की ब्राइड्स हैं उनको जो है वो राशन कार्ड में उनका जो एनरोलमेंट है वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है लैक ऑफ गवर्नेंस शो हो रहा है कि उड़ीसा में जब अगर किसी जो गर्ल है उसकी मैरिज हो जाती है तो जो उसका इन लॉज हाउस है वहाँ पे उस राशन कार्ड में उसका नाम रजिस्टर हो जाना चाहिए इमीडिएटली। बट यहाँ पे जो है वो लैकिंग नज़र आ रही है कि उनका जो राशन कार्ड है उसमें उनका नाम रजिस्टर नहीं हुआ। दूसरी तरफ बात की जाए सिटी पेज से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ जो यूजी एग्ज़ाम होने हैं या पीजी स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम होने हैं डीयू में वो ओपन बुक टेस्ट होंगे। इट मीन्स दैट कि स्टूडेंट्स को अपनी जो बुक है उसमें से एग्ज़ाम जो है वो लिखना पड़ेगा कॉपीज़ में और फिर इन दर्न वो कॉपीज़ वो बाद में वो सबमिट करेंगे और फिर उससे वो चेक हो जाएंगी। अब यहाँ पे कोरोना वायरस के बारे में ही बात की गई है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देन ये फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर ही पूरी तरह से ये आर्टिकल है। दूसरा यहाँ पे बात की जा रही है कि एयर क्वालिटी जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में रहने वाली है। जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे 6 आप कलर कोडिंग देख सकते हैं। सबसे पहला जो कलर कोडिंग है दैट इज़ गुड, सेकेंड सेटिस्फैक्ट्री जो कि लाइट ग्रीन है, देन मॉडरेट येलो, देन पुअर, देन वेरी पुअर, देन सीवियर जो है वो मैरून कलर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका कहना है कि जो एयर क्वालिटी है वो वेरी पुअर कैटेगरी में रहने वाली है। अब ये जो फोरकास्ट है वो गवर्नमेंट की जो मॉनिटरिंग एजेंसी है जिसको सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च जो कि SAFAR का सिस्टम है ये सारी फोरकास्ट करती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है SAFAR। तो एक बार नोट्स के साथ SAFAR को देख लेते हैं। जो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च है ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसको इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, जो कि एयर क्वालिटी को मेज़र करती है। और एक पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ऐसी सिटी में जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉल्यूशन बढ़ने के चांसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वहाँ का ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल और पर्टिकुलर एक लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी को मेज़र किया जाना है। और ये जो सिस्टम है वो इंडिजिनसली मींस इंडिया में ही डेवलप किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने डेवलप किया था और इसको जो यूज़ करते हैं वो IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इसमें पर्टिकुलरली कलर कोडिंग के बेसिस पे LED के बेसिस पे डिफरेंट कलर शो किए जाते हैं जिससे कि जो सिटीज़न है वो पर्टिकुलर कलर के लिए अवेयर रहें और उनको जो पॉल्यूशन है उसको मिटिगेट करने के मन में उनके आए कि पॉल्यूशन को कैसे मिटिगेट किया जाए। अब जो सफ़र है वो इंडिया का जो फर्स्ट अर्ली जो वार्निंग सिस्टम है जो कि दिल्ली में है। दूसरा ये मॉनिटर करता है सारे के सारे जो वेदर पैरामीटर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है, विंड डायरेक्शन, UV रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन। दूसरी तरफ जो कुछ पॉल्यूटेंट्स ये मॉनिटर करता है जिसमें PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह से कुछ ये सिस्टम जो है वो मैनेज किया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात की जा रही है जो NGT है उन्होंने बात की है कि कोई भी जो नॉर्म्स का वायलेशन करता है जो कि MPD 2021 नॉर्म्स हैं जिसमें कि इंडस्ट्रियल यूनिट वर्क कर रही हैं और वो अगर प्लास्टिक को बर्न कर रही हैं तो उनके ऊपर जो है वो कोई डिसीज़न लिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसा NGT का कहना है। NGT जो है वो 2010 में सेटअप हुई थी। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर वर्क करती है और पूरे के पूरे जो एनवायरमेंटल रिलेटेड
जो भी केसेस होते हैं उनको जो है वो देखती है, और इसमें कोई भी सिविल मैटर्स के ऊपर जो है वो बात होती है। इसमें कोई भी आईपीसी या सीआरपीसी के प्रोविजंस का यूज़ नहीं किया जाता। अब दूसरा एक क्लासीफाइड्स है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। देन रीज़न स्पेसिफिक न्यूज़, यहाँ पे बाल ठाकरे मेमोरियल आइडियोलॉजी के ऊपर बात की जा रही है। देन यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। देन नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट, जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो ग्रासलैंड्स होती है जिसको बोला जाता है ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड, और वो जो है धीरे धीरे जो मिटिगेट होती जा रही है, क्योंकि कुछ एक्जॉटिक स्पीसीज़ हैं, एक्जॉटिक ट्रीज़ हैं, जैसे कि कैक्टस, पाइन्स एंड यूकेलिप्टस हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये अपना रीजन जो है धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जो ग्रासलैंड्स है इसका जो रीजन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ एक डाटा दिया हुआ है कि लॉस ऑफ ग्रासलैंड ड्यू टू द इन्वेसिव एक्जॉटिक ट्रीज एक तरह से जो है वो एक नोबल थ्रेट है, बिल्कुल नई एक तरह से जो है चुनौती है। यहाँ पे बात की जा रही है कि पर्टिकुलरली जो इस्टेब्लिशमेंट है या एक्सपेंशन है एक्जॉटिक ट्रीज़ की प्लांटेशन का, उसकी वजह से जो वेस्टर्न घाट है उसमें जो ये माउंटेन ग्रासलैंड्स है उसका 23% जो है वो एक तरह से कन्वर्ट हो चुका है एक इन्वेसिव एक्जॉटिक ट्रीज़ में 44 ईयर्स के टाइम पीरियड के दौरान। तो इस तरह से इसको जो है वो सेव करने की ज़रूरत है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, केरला जो है वो वाइल्ड लाइफ के रिहेबिलिटेशन के लिए एक सेंटर डेवलप करने जा रहा है, जिसमें कि पर्टिकुलरली जो बिग कैट्स हैं जैसे कि जो टाइगर है, लेपर्ड है, स्लोथ बियर है, वाइल्ड डॉग्स हैं या अदर एनिमल हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। जो पर्टिकुलरली कहीं से डिस्कवर किए गए हैं किसी फॉरेस्ट में या मैन एनिमल स्ट्रगल में, उनको बचाया गया है, तो उनको वहाँ पे रिहेबिलिटेट किया जाएगा और बाद में उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब ये जो न्यूज़ है उसमें फार्मर्स के ऊपर ही बात की जा रही है। देन नेक्स्ट, जो एमपी है वो माल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए, जो माल न्यूट्रिशन है वो पर्टिकुलरली दो तरह का होता है। पहला जो है वो स्टंटिंग की कंडीशन होती है, जिसमें कि जो शॉर्ट हाइट, बहुत कम ही हाइट होती है एक चाइल्ड की। दूसरी तरफ जो वेस्टिंग होती है उस कंडीशन में जो हाइट है वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा होती है, बट जो वेट है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। तो दो तरह का जो माल न्यूट्रिशन है वो एक तरह से जो है वो प्रेवलेंट है। दूसरी तरफ जो एनेमिक गर्ल्स या मदर होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा ही माल न्यूट्रिशन की कंडीशन देखी जाती है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस। तो यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट ने अपना एक ऑर्डर इशू किया है। उस ऑर्डर में ये बात की गई है जो वहाँ पे रहने वाली जो मदर्स हैं वो पर्टिकुलरली आंगनवाड़ी में जो मिलने वाला खाना है उसको मॉनिटर करेंगी, या उसकी जो डाइट है वो कितनी किसको मिलनी चाहिए इस बारे में जो है वो डिसाइड करेंगी, जिससे कि वो कुछ न्यूट्रिशियस जो डाइट है उसको भी सजेस्ट करेंगे, जिससे कि कोई भी कमी है अगर आंगनवाड़ियों में तो उसको जो है वो एक तरह से जो है वो पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्लास NCDDC पोल यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट जो है एक पर्सन है, एडवोकेट हैं, उन्होंने एक PIL इम्पोज की थी जिसमें कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि वो एक बिल लेके आए जिसको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बोला जाए। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का सेंट्रल जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एफिडेविट जो गवर्नमेंट ने दिया है, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करना चाहती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक चिंताजनक बात है कि 2001 से 2011 तक जो डिकेनियल जो ग्रोथ होती है इंडियन पॉपुलेशन की वो सबसे कम है 100 ईयर्स में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक तरह से जो पर्टिकुलर जो कपल हैं या माता पिता हैं होने वाले, उनके ऊपर ये बात आ जाती है कि वो इसको डिसाइड करें कि वो कितने जो चाइल्ड हैं उनको रखना चाहते हैं फैमिली प्लानिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट, ये जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग दी है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4th राउंड का हुआ था 2015-16 में, उसमें उन्होंने कुछ जो स्टेट्स हैं 17 स्टेट्स हैं उनका जो डाटा है वो प्रोवाइड कराया है। उस डाटा से ये बात पता चली है कि ओनली जो 3 स्टेट्स हैं जैसे गोवा, सिक्किम और केरला, वहाँ पे जो वैक्सीनेशन है वो थोड़ा कम हुआ है 2019-20 में 2014-15 से। बाकी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें जो वैक्सीनेशन है उसका जो रेट है वो एक तरह से इंक्रीज़ ही हुआ है। ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है जिसके ऊपर जो है वो बात की जाए।
नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इज़राइल और भूटान जो है वो दिल्ली के थ्रू अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। भूटान एक ऐसी कंट्री है जो एक तरह से डिप्लोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटर होती है, मतलब अंदर की तरफ रहना चाहती है, वो किसी से डिप्लोमेटिक टाइज करना नहीं चाहती। बट यहाँ पे 2013 के बाद से कुछ यूएनएससी मेंबर्स के साथ इसके टाइज नहीं हैं। दूसरी तरफ भूटान के 54 कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, साथ में यूरोपियन यूनियन के साथ भी है। तो यहाँ पे इज़राइल और भूटान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिल्ली के थ्रू हुआ है, और आगे आने वाले टाइम में भी जो पर्टिकुलरली भूटान के जो टाइज़ हैं वो दिल्ली की जो मिशन है उसके थ्रू ही जो है वो इज़राइल से उसके जो टाइज़ हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे बात की जा रही है जो वेस्टर्न सहारा है, ये पर्टिकुलर जो रीज़न है वो वेस्टर्न सहारा है। मोरक्को एक ऐसी कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशियन साथ में जो मेडिटेरेनियन सी है उस दोनों को टच करने वाली एक ऐसी कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। इसके अलावा ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो कि पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न जो कि अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी दोनों को टच करती हो। अब यहाँ पे बात की जा रही है ये जो रीज़न है, ये जो रेड कलर की लाइन वाला रीजन के इस साइड वाला रीजन है, इस रीजन को बोला जाता है SADR, जिसको कंट्रोल करते हैं पॉलीसेरियो, जो कि वहाँ पे रहने वाले कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पर्टिकुलर पूरे रीजन में उनका कब्जा हो जाए, और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न सहारा है उसको ऑक्यूपाई करता है मोरक्को। तो अभी पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई थी कि जिसमें इज़राइल जो है उसने मोरक्को से जो टाइज़ हैं उनको नॉर्मलाइज़ कर लिया, और इस डील का जो ब्रोकर है वो USA था। तो जिसके बेसिस पे USA ने पर्टिकुलरली जो मोरक्को है उसकी सोवरनिटी इस पर्टिकुलर रीजन में, ये वाला जो रीजन है इसके ऊपर घोषित कर दी, जिसके अगेंस्ट जो रशिया है और पर्टिकुलरली जो अल्जीरिया है वो भी इसके अगेंस्ट है। उनका कहना है कि यहाँ पे रेफरेंडम होना चाहिए, उसके बाद ही जो रीज़न है वो पर्टिकुलर यहाँ पे दिया जा सकता है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को। बट यहाँ पे बात की जाए तो जो USA है उसने यूनिलैटरली ये बात डिसाइड कर ली। दूसरी तरफ बात की जा रही है जो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, उनका कहना है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें जो प्राइवेट क्रेडिट और GDP रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, बट इंडिया में प्राइवेट क्रेडिट और GDP का जो रेशियो है वो बहुत कम है। इट मीन्स दैट इंडिया में जो प्राइवेट क्रेडिट है वो बहुत कम ही लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो इसके रीज़न है वो बात की जा रही है कि रेगुलेशन इंडिया में उतने अच्छे नहीं हैं कि किसको जो है वो पर्टिकुलरली दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ MSME की जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो है पॉलिसी नहीं बनाई जाती है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें वैक्सीन की बात की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ यूरिन सैंपल का यूज़ करके ट्यूबरक्लोसिस को जो है वो उसका पता लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे इमरजेंसी यूज़ ऑफ कोविड-19 वैक्सीन की बात की जा रही है। दूसरी तरफ जो फेसबुक है उसका एक तरह से वो बिग जाइंट कंपनी बनती हुई जा रही है जिससे कि अदर कंपनीज़ को प्रॉब्लम है, और दूसरा एक तरह से उसकी जो मोनोपोली हो गई है और उसने जो कुछ कंपनीज़ हैं जैसे कि व्हाट्सएप है या फिर इंस्टाग्राम है उसको परचेस कर लिया, जिससे कि जो मोनोपोली है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। 2014 है उसमें व्हाट्सएप को परचेस किया था $19 बिलियन में, उसके बाद से ही व्हाट्सएप का मोनेटाइजेशन नहीं किया गया है। तो इससे जो USA के जो लॉ मेकर्स हैं वो कंसर्न है कि आखिर व्हाट्सएप का अभी तक मोनेटाइजेशन जो फेसबुक ने क्यों नहीं किया है, और आखिर इसके पीछे ऐसे क्या रीज़न हो सकते हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि फेसबुक के जैसे ही उनको फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने नहीं दे रहा है, तो एक तरह से फ्री पॉलिसी नहीं है। तो USA के जो 46 स्टेट्स हैं उनका पर्टिकुलरली कहना है कि फेसबुक जो है उसको ब्रेक कर देना चाहिए, और जो इंस्टाग्राम है और जो व्हाट्सएप है उसको सेल कर देना चाहिए फेसबुक को। यहाँ पे USA के जो 2 एक्ट्स हैं उनकी जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि एक एक्ट है जो कि क्लिंटन एक्ट 1914 उसका सेक्शन 2, और दूसरा जो है वो सरमन एक्ट उसके ऊपर जो है वो बात की जा रही है। दूसरा यहाँ पे जो JNK का जो रोशनी एक्ट है उसमें पर्टिकुलरली अभी इसमें यहाँ पे जो रोशनी एक्ट है वो 2001 में इम्प्लीमेंट किया गया था।